Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये हिंदी पेडागोजी को लेकर के सेकंड सेशन है, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे ही जैसे आते हैं पेपर में। और स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कुछ क्वेश्चंस। 15 क्वेश्चंस आते हैं और आज हम 15 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। ये टीम ने लिख दिया है। चलिए इसको करते हैं आगे कंटिन्यू, समझते हैं कहानी क्या है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। पीडीएफ कल का और आज का पेंडिंग रहता है। कल का जो एक वो जो साइंस का कोई क्वेश्चन था ना, मास वाला, उसमें फॉर्मूला में मिस्टेक थी, वो मैंने हटवा दिया है, तो उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे अलग से। ये है बैच, करियरविल ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, लॉगिन करके रजिस्टर करके बेसिकली वेबसाइट से कोर्स खरीदिएगा careerwill.com से। अदरवाइज तो फिर आपको वो जो डिस्काउंट है बिकॉज ऑफ गूगल की कुछ पॉलिसी, उस चक्कर में मिल नहीं पाएगा। आज भी कोई कमेंट में कह रहा था वहाँ ऐप में शाम को क्लास पे करियरविल में कि डायरेक्ट उन्होंने ऐप से लिया है और बाकियों को मिला है, मान लीजिए 999 में कोर्स, तो उनको मिला है 1250 में। तो वो 20% फिर आपको एक्स्ट्रा सरचार्ज लगेगा ही अगर आप ऐप से ख़रीदते हैं तो ऐप में आप रजिस्ट्रेशन करके careerwill.com से जाके ख़रीद लीजिए। उससे क्या होगा, आपको वो जो 20% डिस्काउंट है वो डायरेक्ट मिल जाएगा। वो किसी को भी नहीं मिल रहा है, वो ऐसा नहीं कि करियरविल को मिल जा रहा है जो आप 20% एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वो सभी को करना ही है पे, है ना। अभी नॉर्म है ये। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, और नया टाइम आपको पता ही है 7 बजे शाम को हम लोग मिल रहे हैं डेली। थोड़ा सा लेट चल रहा है अभी क्योंकि नया हमने ये शुरू किया। आईफोन में ऐप वर्क नहीं कर रहा है ऑफकोर्स, तो अभी एग्जैक्ट 7 बजे आने में शायद एक आध दिन लग जाए, बट कोशिश यही है कल से कि एग्जैक्ट 7 बजे शुरू कर दें। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। शाम को 7 बजे 7 PM। राष्ट्रीय शिक्षा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल, यानी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, कौन सा इनिशिएटिव है, कौन सी पहल है, इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सामने आपके आंसर है। फिर भी अगर आधे से ज़्यादा लोग, 42% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, कहाँ हैं बाकी के 58% लोग? देखो, जो थर्ड ऑप्शन है, 40% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। मैंने आपको यही मैं आज देखना चाहती थी कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, देखो, है ना। ये आपको एक प्रॉपर लोगो बना हुआ है इस इनिशिएटिव का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, है ना। जानबूझ के इसको छोटा किया गया ताकि आप ठीक से ना पढ़ पाएं, लेकिन जो भी ध्यान दे रहा होगा और जिसको आंसर नहीं भी पता था वो पता कर सकता था, है ना। तो ये थर्ड नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान एक पहल थी, 2001 के अराउंड शुरू हुई थी, और SSA बोलते हैं इसको। और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत ये बात शुरू की गई थी, यानी शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जाती है, जहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हम फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। तो वो सब पढ़ें, सब बड़े टाइप के नारे आपने देखे होंगे, बट ये वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ और है। इन्होंने पूछा कौन सी पहल है जो इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। तो ये भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं था, लिटरेसी के बारे में था, साक्षरता के बारे में था जो सर्व शिक्षा अभियान था। ये आपको ध्यान रखना है, ये भाषाओं की एकता के बारे में नहीं था। भाषाओं की एकता या अलग अलग राज्यों या संस्कृति की एकता की कोई कह रहे हैं मैम उल्लू भी बना रहे हैं, सामने भी हैं, हम देख भी नहीं पा रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो मैं वो वाला जो बचपन में जोक क्रैक करता था ना, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो बनाया कहाँ, बनाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही बन गए हैं, या पता नहीं पहले से हैं कौन ही कह सकता है। मतलब ऐसे जब आपको देख लेना चाहिए, यही तो हमारी अवेयरनेस है। हम होते ही नहीं आधे टाइम, कहीं जहाँ होते हैं वहाँ हम होते ही नहीं। तो खैर आ जाइए फटाफट से, समझते हैं कहानी क्या है। और अभी लाइब्रेरी पहुंची, घर अभी घर से लाइब्रेरी पहुंची, लाइब्रेरी से घर। ओके, अभी क्लास, मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया समय ली, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। चलिए, तो भारतीय भाषाओं की एकता की अगर हम बात करें, या राज्यों की भी एकता की अगर हम बात करें, हमारी संस्कृति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जो भी विभिन्नताएं हैं, उनको एकता के रूप में हम और आगे लेकर के आ सकें, इस चीज के लिए एक इनिशिएटिव लेकर के आई भारत सरकार, जिसका नाम स्वच्छ भारत अभियान बिल्कुल नहीं है। मतलब ये डिफरेंट स्कीम है।
जिसका नाम सिंपल है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि भारत की एकता की बात हो रही है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, खाने के आधार पे हो, त्योहारों के आधार पे हो। और इसमें क्या हुआ है, कई राज्यों को एक साथ कोलैबोरेट करने को भी कहा गया है कि अगर हम देखें तो अगर कोई नॉर्दर्न स्टेट है, उत्तर भारत का कोई राज्य है जैसे पंजाब, तो उसको साथ में जोड़ दिया गया, एक पेयर बना दिया गया आंध्र प्रदेश के साथ, या दिल्ली है तो सिक्किम के साथ पेयरिंग कर दी गई। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट को, मान लीजिए जो बिल्कुल जहां पे बहुत ज्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है, दो राज्यों को एक साथ ला करके, ताकि वहां के लोग, भारत एक ही है ना, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, यानी विभिन्नता में एकता की जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्कीम है बहुत हेल्पफुल है, चाहे वो भाषा हो, खाना हो, त्योहार हो, डांस हो, गाना हो, व्हाटएवर। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे बच्चे कहाँ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्कीम से। ठीक है, डिजिटल इंडिया जो है, लोग डिजिटली आए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भारतीय भाषाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, ये सारी बातें। डिजिटल इंडिया एक अपने आप में प्रोग्राम है, बट वो डिजिटली या डिजिटलाइज करने के लिए है, जो भी चीज़ें हैं या प्रक्रियाएं हैं उनको, ना कि भाषाओं की एकता के लिए। तो भाषाओं की एकता की, या हम विभिन्नता की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता की, इनको सबको एक साथ लाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जो आपका इनिशिएटिव है वो काम में आएगा। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा भाई, फटाफट से देखना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, पेपर 2 में आया हुआ है ना, शायद ऑनलाइन एग्जाम जो आपका 2022 में हुआ था या 21 का होगा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यानी हम कहते हैं कि अब देखो आया है पेपर 2 में, यानी 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों के लिए, 11 से 14 वर्ष वालों के लिए, क्योंकि 6th to 8th क्लास में 11 से 14 वर्ष के बीच में होगा बच्चा। तो अगर हम देखें, जब 6th to 8th की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किस बारे में है, प्राइमरी के बारे में, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लगता है लैंग्वेज 1 लें, लैंग्वेज 2 लें, पेपर 1 लें, पेपर 2 लें, क्या ये सबके लिए कवर हो जाएगा? भाई क्वेश्चन जो सिलेबस है वो क्वेश्चन एक ही लॉट में बनते हैं, उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जाएंगे पेपर 1 में, पेपर 2 में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ टॉपिक्स में तो फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और इवन सब्जेक्ट्स जहां पे सिलेबस सेम है, क्योंकि सिलेबस सेम है, चाहे वो सीडीपी पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे इसमें बहुत ज्यादा। आप सिंपली अगर लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, इवन हिंदी पेडागोजी, ये चाहे D2+ में पूछ ले कल को, केवीएस में आजकल तो नहीं आता है, बट अगर पेडागोजी का क्वेश्चन कहीं भी हिंदी का पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल हैं, है ना। तो कई लोग तो बस यही पूछते रहते हैं पूरे टाइम, ये उस पेपर में आएगा, ये वहां हेल्पफुल है। तो भाई जब अगर टॉपिक दिया हुआ है आपके पेपर में, तो ये हेल्पफुल भला क्यों नहीं होगा, है ना। ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये हेल्पफुल ना हो। ठीक, चलिए खैर समझते हैं कहानी। तो अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण, कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। ये मेथड अपने आप में सबसे पुराना मेथड है, स्टोरी टेलिंग, कि स्टोरी सुना करके आप बच्चों को सिखा रहे हैं, या हम कई बार बहुत बातें करते हैं किससे सुना रहे हैं मान लीजिए, तो वो बहुत इफेक्टिव माना जाता है। ये मेथड अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, प्राइमरी लेवल पे तो और ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण। आखिर ऐसा क्यों? आपने दादी नानी की कहानियां सुनी ही होंगी, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यानी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। जो अगर हम भाषा कौशलों की बात करें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, जिसको हम हिंदी में सुबो पाली कह देते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। तो ये सारे जो कौशल हैं, इनको इंटीग्रेटेड वे में आप सीख पाते हैं जब आप कहानी की बात करते हैं, तो है ना। तो कहानी सुनाना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? बच्चा कल्पना भी करेगा, बच्चा सुनेगा भी तो समझेगा भी, फिर लिखना, सुन करके लिखने को भी आप कह सकते हैं उसको, फिर पढ़ने को भी आप कह सकते हैं, है ना। तो इसमें ऑलमोस्ट चारों कौशल जो हैं आपके, वो एकीकृत रूप में विकसित हो सकते हैं अगर स्कूल में यूज किया जाए तो। और अगर घर में यूज कर रहे हैं तो सुनना बोलना तो एटलीस्ट बेहतर होगा ही। और उसकी जो कल्पना करने की क्षमता है, वो इमेजिन करते हो ना आप, जैसे जैसे आपको कोई अच्छी स्टोरी टेलिंग अगर जिसकी होती है, तो वो ऐसी कहानी आपको सुनाएगा कि जैसे आपके दिमाग में चीजें इमेजिन होने लग जाएंगी, है ना। तो यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए क्या है? उपयोगी है। इतनी बात क्लियर है। यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, भाई मौज मस्ती आती है इससे। तो मौज मस्ती या जो एंजॉयमेंट है वो सेकेंडरी चीज है यहाँ पे। ऐसा नहीं है सिर्फ मौज मस्ती के लिए स्टोरी टेलिंग को हम यूज करते हैं, ठीक। यह काल्पनिक संसार में ले जाती है, हमें कल्पनाओं के संसार में ले जाती है। अब कई लोगों को अभी मैंने बात जो डिस्कस की, उनको लगा होगा हाँ कल्पनाओं के संसार में तो ले जाती है, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो ये थोड़ी है कि कल्पनाओं के संसार में ले जाना।
उन कल्पनाओं के संसार में जाकर के आपकी जो बाकी स्किल्स डेवलप हो रही हैं वो महत्वपूर्ण है। यह बच्चों की शब्दावली में सुधार करती है, यानी जो आपकी वोकैबुलरी है वो बेहतर होती है। हाँ बिल्कुल होती है। तो ये चारों ऑप्शन सही हो गए, और ऐसा पेडागोजी में होता है कि ऑप्शन सारे सही होंगे, फिर भी आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जो या तो अपने अंदर बाकी ऑप्शंस को समाहित करके रखे हुए है या फिर उन सबसे बेहतर है। दो ही ऑप्शन, मतलब दो ही केस बनेंगे एक ऑप्शन को चूज करने में, या तो बाकी ऑप्शन उसके अंदर आ जाए या फिर वो सबसे बेस्ट हो। ठीक, तो यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यानी जो आपकी इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं व्यक्ति की कल्पना शक्ति से लेके, उसकी सुनने के कौशल से लेके, उसके बोलने के कौशल से लेके, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं तो आपका बोलना भी बेहतर होता है ना। आप याद कर लीजिए जितने भी लोग जो अच्छे कथावाचक कह लीजिए आप, या फिर जिनकी स्टोरी टेलिंग अच्छी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन देखते हैं उनकी, मतलब जितने भी मीन्स जो बेहतर हैं, उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो आपको बेहतर मिलेगी। जो अगर मैं बात करूं इवन अगर हम कुमार विश्वास जी का एग्जांपल लें, जाकिर खान, या फिर कोई भी अगर जो भी अच्छे कॉमेडियंस हैं, या सौरभ द्विवेदी सर, तो मैं इस बार इवन बोल भी रही थी उनको कि बड़ी अच्छी उनकी स्टोरी टेलिंग है। तो अगर हम देखें स्टोरी टेलिंग क्या है, आपको इमेजिन करा देगी वो जो कहानी है या वो जो बातचीत है, वो आपको लगता है आप खो गए हैं उस चीज में। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सिर्फ मस्ती पैदा नहीं, सिर्फ काल्पनिक संसार में ले जाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शब्दावली बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, ये सब है। और इसके साथ साथ जो आपके भाषा कौशल है वो सब विकसित होंगे एक साथ, एक यूनिट के रूप में, एक सिंगल यूनिट के रूप में। ठीक है, फोन बज रहा है, इसको बंद कर देते हैं। चलो फिर, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया सही। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 पर, देख लेते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कौन सा वाक्य अधिगम के लिए, यानी हम सेंटेंस लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं, और जो रचनात्मक वर्ष हैं, जब बच्चा वाक्य बनाना सीखता है, उनकी रचना करना सीखता है, तो कौन से भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं यानी एकेडमिक स्किल्स, पढ़ना लिखना, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब बच्चा वाक्य बनाना सीख रहा है, उसकी रचना करना सीख रहा है, तब तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें, है ना। जो भी देखा है उस पर टिप्पणी दें। एक सामाजिक कार्यों की अनुकृति वाले खेल खेलें। बच्चों को फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब सारी सही लग रहे होंगे भाई, सब सही ही हैं अगर देखें तो। ठीक है ना। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिगम के रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइएगा। अब ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। बच्चे जो देखते हैं उन पर ध्यान आकर्षित करने तथा उस पर संयुक्त टिप्पणी करने को कहें। इससे बेहतर ये नहीं है कि अगर वो वाक्य की संरचना सीख रहे हैं तो वो वाक्यों को बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल कर रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटी में या कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां वो टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो ये वाली बात तो यही आ गई, है ना, जहां वो टिप्पणी भी दे सकते हैं। टिप्पणी लिख के थोड़ी दी जाती है, कमेंट तो आप वर्बली भी पास कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करें, तो इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्टिव होगा बच्चा, सबसे ज्यादा सक्रिय बाकी के तीनों ऑप्शंस के हिसाब से यहीं पे होगा, या मुकाबले जो है इन कंपैरिजन ऑफ अदर 3 ऑप्शंस सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा फर्स्ट ऑप्शन में होगा, है ना। तो सेकंड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अकादमिक लिखा हुआ था, तो हमने मान लिया कि भैया टिप्पणी करना ही सही होगा। और टिप्पणी करने का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, बोल करके भी टिप्पणी की जा सकती है। ठीक है ना। तो बच्चों को बार बार वार्तालाप में शामिल करना, उससे क्या होगा, रचनात्मक वर्षों में भाषा विकास और अकादमिक दक्षताओं को हेल्प ही मिलेगी। शुरुआत में जो प्राइमरी क्लासेस हैं, हम बच्चों को सिर्फ लिखवाने पे थोड़ी फोकस करते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर है सेकंड से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। यानी लैंग्वेज टीचिंग जो हम कर रहे हैं, भाषा को सिखा रहे हैं यदि, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, फटाफट से बताइएगा, जवाब दीजिएगा। साइंस की पेडागोजी बैच परचेज के लिए क्या करें, करियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वेबसाइट से जाके एनरोल कर लीजिए। देखना एक बार, 78% लोग कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन। चलो पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना। यानी सिर्फ अकादमिक वार्तालाप में, यानी सिर्फ वही बातें करें जो क्लास में वो पढ़ रहे हैं, नहीं, ओवरऑल बातें करना जरूरी है। फिर वो एकेडमिक्स में भी हेल्प कर देंगी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। फिर आते हैं सेकंड पे, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से, मीनिंगफुल तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, चाहे वो स्थिति अकादमिक हो, सामाजिक हो, कुछ भी हो।
विद्यार्थियों को सवालों, क्योंकि हमें एकेडमिक्स को लाइफ से अलग नहीं करना है, ऐसा एनसीएफ कहता है, जीवन से जोड़िए आप बच्चे को जो भी वो क्लासरूम में सीख रहा है। विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, सिर्फ जवाब देने में सक्षम बने, चाहे रट करके दे रहे हो, नहीं। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना, सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना, नंबर लाना हमारा उद्देश्य है, नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे। तो अर्थपूर्ण ढंग से सभी स्थितियों में जब वो प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे तो बेहतर हो जाएगा उनका जो लैंग्वेज लर्निंग है या भाषा अधिगम है। कक्षा की स्थिति का अवलोकन करें, यानी कि ऑब्जर्व करें क्लासरूम को, और प्रयुक्त भाषा शिक्षण के तरीके की पहचान करें कि किस तरीके से भाषा को सिखाया जा रहा है, इसकी पहचान करनी है आपको। फटाफट से बताइए। अध्यापक यानी टीचर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई टीचर, यानी कौन सा मेथड यूज हो रहा है, इस पे आपको फोकस करना है फटाफट से पढ़ करके। तो अगर मैं देखूं तो टीचर ने कहा कलम पकड़े हुए, यानी अध्यापक कलम पकड़े हुए, यह एक कलम है, यानी उन्होंने कलम पकड़ के कहा यह एक कलम है, ठीक, 2 बार रिपीट किया, यह एक कलम है। दीवार पर लगी घड़ी की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए घड़ी लगी हुई है क्लासरूम में, तो उधर इशारा करते हुए कहा यह एक घड़ी है, 2 बार कहा, फिर से कहा यह एक घड़ी है, ठीक। सभी अपनी कलम पकड़ो, तो सबको अपना जो पेन है वो पकड़ने को कहा, बच्चों ने भी हाथ में पेन पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कलम उठाते हैं, उठा ली भाई कलम, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अध्यापक ने कहा सुनिए यह एक कलम है, फिर अगेन वही चीज रिपीट हुई, तो विद्यार्थी ने भी कहा यह एक, सबने अपनी अपनी कलम उठा करके कि यह एक कलम है। कैसी, कौन सा मेथड है भाषा को सिखाने का? पहला ऑप्शन है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, कहते हैं इसको, स्थिति परिभाषा शिक्षण, यानी स्थिति के अनुसार सिखाया गया है। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है, टेस्ट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है। प्रॉब्लम ये हुई है कि हिंदी पेडागोजी को ट्रांसलेशन कर दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी से सीधे सीधे, और इस चक्कर में कई क्वेश्चन ऐसे अटपटे लगते हैं हमें आंसर करने में, क्योंकि वो हिंदी के लिए बनाए गए होते तो बात अलग होती, लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन हुआ इन्होंने इंग्लिश वाले को ट्रांसलेशन करके देना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से कई क्वेश्चंस में अटपटापन लगेगा आपको सॉल्व करते हुए। तो उसमें इंग्लिश पेडागोजी के कॉन्सेप्ट को लगाना है, ना कि हिंदी के, ठीक, उन केसेस में। अब यहाँ पे जो आंसर है वो होगा आपका सिचुएशनल बेस्ड टीचिंग, SLT बोलते हैं इसको, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, SLT। जितने लोग भी टास्क बेस्ड TBLT बोल रहे हैं इसको, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। 37% लोग जो कि बोल ही रहे हैं, इसमें कोई भी जवाब सही दे नहीं पा रहा है ना। इसमें देखो कंटेंट बेस्ड भी नहीं है, ये कोई कंटेंट थोड़ी पढ़ाया आपको, वर्ड्स रटवा दी हो, वो होगा कंटेंट बेस्ड, नाउन प्रोनाउन ये वो। अगर टास्क दिया होता तो बच्चों को टास्क दे देते हैं, टीचर रिपीट नहीं करवाते सिचुएशन दे करके। टास्क बेस्ड जो लैंग्वेज टीचिंग होती है, TBLT बोलते हैं उसको, उसमें आपको कह दिया जाएगा एक काम करो, एक पैम्पलेट बना के लाओ कोई एडवर्टीजमेंट का, एक काम करो कोई ब्लॉग लिख के लाना, कल एक वीडियो बना के लाना। ये टास्क बच्चे को दिया गया है, टीचर नहीं उसमें खुद से बार बार रिपीट करेगा सिचुएशन में आकर के, तो इसलिए TBLT नहीं होगा ये, है ना। तो बचता ही है सिर्फ क्या, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, स्थिति भाषा शिक्षण, परिभाषा भी नहीं है, स्थिति भाषा शिक्षण, ये क्योंकि ट्रांसलेटेड ही है। सिचुएशन को के हिसाब से आप लैंग्वेज को सिखा रहे हैं। आपने बच्चे को कहा कि एक काम करो सब्जी लेकर के आओ 5 मिनट, मतलब वो सब्जी लेने गया है और सब्जी से रिलेटेड शब्द सीख रहा है। जैसे जब वो वॉशरूम जाने के लिए पूछता है तो वो इंग्लिश में पूछ रहा है मान लो, तो वो सिचुएशन में शब्दों को यूज कर रहा है ना, मे आई गो टू वॉशरूम और व्हाटएवर। तो यहां पे आपने सिचुएशन दी है कि ये एक पेन है, तो वो पेन है वहां एग्जिस्टिंग, सिचुएशन के हिसाब से बोला गया है उस सेंटेंस को, तो कोई और ऑप्शन यहां बचता नहीं है। रियलिया का प्रयोग किया है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आपको लग सकता है, फिर भी क्वेश्चन कोशिश कीजिए कि इसको सॉल्व किया जाए ठीक से, बताना एक बार। टाइम अपना 7 बजे का ही अभी के लिए याद रख लेना है। जो दोस्त आपके देख रहे थे, अभी बहुत दिनों तक छुट्टी रही है 8-10 दिन, तो उनको भी बता देना है कि अब 7 बजे होगी क्लास, आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाएंगे, मैं भी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से अब देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, 37% लोग कह रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। अगर मैं देखूं 37% लोग जो कि सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं, इसमें आपका जवाब सही है। कॉलम 1 और कॉलम 2 आपको क्या है, सही कोड का चयन करना है अ और ब के आधार पे। मैंने फर्स्ट है, मैंने टिकट खरीदा, मैंने टिकट खरीदा, सीधा आपने रिपीट किया है इसी स्टेटमेंट को, तो रीस्टेटमेंट या पुनर्कथन कहेंगे, सेम बात आपने रिपीट कर दी। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, हटा दो।
फर्स्ट का फर्स्ट सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही है, तो वैसे भी आपको दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं है इसमें, तो सीधा आंसर मिल गया। 1 सेकेंड 3 सेकेंड जितने भी आपको फर्स्ट ऑप्शन पढ़ने में लगे होंगे, फर्स्ट का फोर्थ नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कुछ नहीं है, 1 पैसे का परिवर्तन नहीं है। मैंने टिकट खरीदा और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है, मैंने टिकट खरीदा और फिर से ये मार्क लगा हुआ है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हाँ, विस्मयादि बोधक हो गया। तो अगर हम बात करें यहां तो सेम जो आपका चिन्ह है वो भी सेम है, सेंटेंस भी सेम है, तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई भी अंतर ही नहीं है। कोई कह रहा है सारे क्वेश्चन में मोई मोई हो रहा है, हाँ विस्मयादि बोधक, ठीक है भाई आ जाओ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सब कुछ सेम है, तो ये रिपीट हुआ है सीधा सीधा, रीस्टेटमेंट है, पुनर्कथन है, कि किसी ने कहा कि गांधी जी ने फलानी फलानी बात कही थी, आपने उसको कोट एंड कोट करके लिख दिया एक, तो ये क्या है? रीस्टेटमेंट है, आपने उसको रिपीट किया जस्ट, ठीक। तो ये एक बात हो गई। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, फिर वैसे तो आंसर इसमें मिल ही गया है बट फिर भी देख लेते हैं। उसे कहो कि मेरी प्रतीक्षा करे, मेरे लिए रुको। तो कोई एक भाव यहां पे कन्वे किया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है ना, अभिव्यक्त किया जा रहा है, तो ये इन्फ्लेक्शन हो गया। वह मेरा पता जानता है, वह मेरा पता जानता है, ठीक। तो फिर ये एक्सक्लेमेशन यहां पे ऐड हो गया, तो ये रीस्टेटमेंट नहीं है, ये भी इन्फ्लेक्शन में चला गया। एक भाव विकसित कर रहे हैं, आवाज के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव से अभिव्यक्त कर रहे हैं भाव को। मैं उसे जानती हूं, मैं शायद ही उसे जानती हूं, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, भावनाएं बदल दी, जज्बात बदल दिए, हल्का सा परिवर्तन किया, बस शायद ही उसे जानती हूं, तो शायद लगा दिया, शायद ही लगा दिया, बाकी तो मैं उसे जानती हूं, अब कह दिया कि मैं शायद ही उसे जानती हूं, तो ट्रांसफॉर्म कर दिया उसको, जो कि आप देख पा रहे हैं सेकंड का फोर्थ हो जाएगा। उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखना फटाफट से और फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, शालिनी एक विद्यार्थी को किसी अजनबी को निर्देशन देने की कल्पना करने की का निर्देश दे रही हैं। यानी एक विद्यार्थी है जो किसी अननोन पर्सन को, अजनबी को क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, है ना। कोई एक विद्यार्थी है, मान लीजिए विद्यार्थी है, एक तो किसी ने कोई अपना नाम ही नहीं लिखता है यहाँ पे आजकल, कोई विलेज टॉपर, कोई कुछ और लिख रहा है, इमरान या जयश्री, हाँ इनका नाम उठा लेते हैं। तो इमरान कह रहे हैं, या इमरान को कहा गया कि कोई एक अननोन पर्सन है, मान लीजिए प्रीति है, और इमरान तो जानते नहीं है प्रीति को, ठीक। तो इमरान को डायरेक्शन देनी है कि भाई वो फलानी फलानी जगह कौन सी है, कहाँ किधर पड़ती है, और इमरान के घर के पास की जगह, या इमरान को पता है तो वो प्रीति को बता देंगे कि भाई यहाँ से लेफ्ट लेना, फिर राइट हो जाना, ये करना। तो ये क्या है? बच्चे को कल्पना करनी है कि उसको कोई एक अजनबी इंसान मिला है जिसको बच्चा निर्देशन दे रहा है या गाइडलाइन दे रहा है, रास्ता बता रहा है, मान लीजिए, ऐसी कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, एक्चुअल में नहीं कर रहा है बच्चा। तो ए स्टेटमेंट क्या है? क्षमा करें, डाकघर कहाँ है, किसी ने पूछा उससे, अननोन ने। बी स्टेटमेंट क्या है? यह बैंक ऑफ इंडिया के पास है, बच्चे ने बताया, अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है वो ऐसा। फिर ए स्टेटमेंट, या ए ने कहा सॉरी, अच्छा कृपया आप बताएं कि बैंक कैसे पहुंच सकते हैं। फिर ये जो विद्यार्थी है या बी व्यक्ति जो है, यह कहता है यह सिनेमा के बराबर में है, आप सीधे जाएं और सबसे पहले आने वाले बाएं रास्ते पर मुड़ जाएं, भाई लेफ्ट कट ले लेना, ठीक। यहां भाषा का संबंध किससे है? ये जो पूरी कहानी आपको यहाँ पे बताई गई, ये भाषा का संबंध किससे है? यहाँ पे सामाजिक संदर्भ से, संप्रेषणात्मक संदर्भ से, विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ से, या संरचनात्मक संदर्भ से। अब इसमें सब अपना अलग अलग जवाब देने में लगे हुए हैं, जो कि गलत है। अगर हम देखें, फिर से मोए मोए हो गया, कोई बात नहीं, ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पेडागोजी को ट्रांसलेट करके इतना बैंड बजाई है हिंदी की। विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ क्यों? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज हुई लैंग्वेज है। संप्रेषणात्मक संदर्भ तब होता है जब एक्चुअल में कन्वर्सेशन हो रही होती, जब दो लोग सच में बात कर रहे होते। ये कल्पना करने को कहा गया है, विद्यार्थी अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है, मैं एक दिन नानी के यहाँ जाऊंगा, ये खाऊंगा, है ना। और थोड़ा किशोरावस्था का विद्यार्थी है तो वो सोचेगा एक दिन मुझे लड़की मिलेगी, लड़का मिलेगा, मैं उसको ये कहूंगी, सफेद घोड़े पे आएगा, है ना। तो ये सब क्या है? वो कल्पना कर रहा है, तो वो अपने दिमाग में कल्पना कर रहा है। सुबह नींद खुली, पता लगा है ही नहीं कोई, वो अपने मन में ही बात चल रही थी। तो यहाँ पे कल्पना की जा रही है, ऐसा नहीं है कि दो लोग संप्रेषण कर रहे हैं, बात थोड़ी कर रहे हैं एक्चुअली में नहीं कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन हो नहीं रही है, तो ये कम्युनिकेटिव संदर्भ नहीं होगा या कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, संप्रेषणात्मक नहीं है। सामाजिक संदर्भ भी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन एक तो कल्पना हो रही है और दो लोगों के बीच में बात हो रही है, कुछ हद तक समझ आता है, लेकिन कल्पना हो रही है अगेन, तो कोई सामाजिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई समाज का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था जिसमें कहीं कोई इस तरह की बात आ गई।
तो ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है कि एक एक्टिविटी दी गई है जो स्पेसिफिक किसी एक टास्क को लेकर के या किसी एक सिचुएशन को लेकर के है। संरचनात्मक संदर्भ नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने कोई सेंटेंस थोड़ी फॉर्म करना या उसमें कुछ वर्ब की कोई फॉर्म या कैसे बना, नाउन कहाँ आया, ये सब नहीं सीखा आपने। तो ये विशिष्ट कार्यात्मक संदर्भ है कि आपने एक ऐसी एक्टिविटी दी है जो रियल लग रही है बट वो स्पेसिफिक सिचुएशन में ही रियल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? ये कहता है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। तो एक प्राइमरी स्टेज की एक टेक्स्ट बुक है जिसमें शब्दों को कैसे व्यवस्थित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है, आपको देखना है। काला, माला, जाला और टाला, कुट, फुट और चुट। तो ये क्या है? ये एक प्राइमरी लेवल की पहली दूसरी क्लास की एक पाठ्य पुस्तक हो सकती है जिसमें इस तरह से शब्दों को व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने में किया गया है? किस तरह का एक ग्रुप यूज हुआ है? कौन सा ग्रुप है? इसको क्या कहेंगे? ग्रुप तो है काला, माला, जाला, मतलब कई सारे शब्द हैं तो समूह बन गया शब्दों का। तो कोश विषयक यानी बच्चे की जो है वो वोकैबुलरी बेहतर हो रही है। अर्थ विज्ञान समूहीकरण के उसको अर्थ विज्ञान समझ में आएगा प्रॉपर। व्याकरण आधारित समूहीकरण है, भाई व्याकरण का भी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ध्वन्यात्मक समूहीकरण है। ये जवाब आप लोग सही दे पा रहे हैं ज्यादा संख्या में, 66% लोग। अब तक का पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग सही से जवाब दे पा रहे हैं, 66% लोग। ध्वन्यात्मक समूहीकरण है यानी फोनेमिक या फोनिक ग्रुपिंग है कि फोनीम के हिसाब से या फिर साउंड के हिसाब से। अगर मैं कहूं ध्वन्यात्मक मतलब साउंड, जिसको फोनेटिक या फोनेटिक एस्पेक्ट कह देते हैं, फोन का मतलब ये साउंड। तो ध्वन्यात्मक समूहीकरण है कि ध्वनि के आधार पे आपने समूहीकरण किया है। काला, माला, जाला, टाला, कुट, फुट, चुट, फुट, ये सब क्या है? ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं शब्द, हल्का हल्का, बस एक साउंड का अंतर है। तो ध्वनि के आधार पे आपने समूहीकरण कर दिया, जिसको आई थिंक इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? किसी को याद हो रहा हो तो बताओ, याद आ रहा हो तो बताओ। इस तरह के शब्दों को हम प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए यूज करते हैं इंग्लिश में। मुझे याद नहीं आ रहा, चलो इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं, सब ने इंग्लिश पेडागोजी लिया भी नहीं है, ठीक। तो वो हल्का सा स्लाइड चेंज के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए इन शब्दों को यूज किया जाता है छोटी क्लास में कि बच्चा ठीक से प्रोनाउंस कर पाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। ये क्या कहता है भाई? एक पाठ्य अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है। यानी पाठ्य से मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले से है, पढ़ने वाली से है। अगर मैं कहूं तो एक रीडर है जो पढ़ रही है और वो ज्ञान का उपयोग करके, पूर्व ज्ञान का जो प्रीवियस नॉलेज है, जितना वो पहले से जानती हैं, उसका उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत बनाती हैं जो उनको मीनिंगफुल लगे और वाक्यों में वो प्रयोग कर सकें, इस तरह के संकेत। और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती हैं जहां पाठ्य पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती हैं। यहां पाठ्य जो है, जो पढ़ने वाली है, रीडर है, वो कौन सा मॉडल है? देखो, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत, पहले वो अर्थ निकाल रही हैं, अर्थ को समझ रही हैं, जो भी चैप्टर उनके सामने आया प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, जितना भी उनको पहले से आता था, उन्होंने चित्र देखा, उन्होंने कुछ पढ़ा, एक नजर सरसरी निगाह से देख लिया, और फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस पे जा रही हैं, वाक्यों पे जा रही हैं। अर्थ से वाक्यों पे जाना कैसे भूल गए आप? अर्थगत, अर्थ से वाक्यों पे जाना, फिर वाक्य से शब्दों पे भी जा सकती हैं वो। इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। अगर वो शब्दों से या वाक्य से अर्थ की ओर जा रही होती तो ये बॉटम अप हो जाता। तो आंसर क्या होगा इसका? टॉप डाउन मॉडल, क्योंकि पहले वो अर्थ पे जा रही हैं, अपनी जो भी उनको प्रीवियस नॉलेज है। आपने किसी एक बुक में चैप्टर को देखा, आपने हल्की हल्की सरसरी निगाह से देखा और देखा इसमें क्या पिक्चर, अच्छा ये किस बारे में हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले वो अर्थ बना रही हैं, या उन्होंने चैप्टर पढ़ा और एक समरी उनके दिमाग में आई और फिर वो एक एक सेंटेंस पे ध्यान दे रही हैं, या उसमें वोकैबुलरी को याद कर रही हैं। जैसे हम पहले कहानी पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं। तो टॉप डाउन मॉडल है ये, ना कि बॉटम अप। और समग्र भाषा मॉडल, ये समग्रता को प्रभावित या मतलब प्रमोट करता है एक तरह से, टॉप डाउन। लेकिन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बॉटम अप होता है कि जब आप अर्थ से, शब्दों से, वाक्यों से, आपका जो पद्य या गद्य या फिर एक पैसेज है ना, अपठित गद्यांश या पद्यांश पे जाते हैं, फिर वाक्यों से, फिर उस गद्यांश से आप पूरी कहानी को समझते हैं, वो है बॉटम से अप की ओर जाना। यहाँ अर्थ से आप वाक्य और पैसेज की तरफ जा रहे हैं, तो ये टॉप से बॉटम की ओर आना है, क्योंकि टॉप क्या है? कहानी का पूरा अर्थ समझना टॉप है, अर्थ तक पहुंचना बॉटम से अप हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए खैर थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, ये नहीं पूछा एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो क्या है? ग्लोबल है लैंग्वेज। एनसीएफ के अकॉर्डिंग
क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है और सेकेंड लैंग्वेज भी है, दोनों है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने किस तरह से पूछा है, और 99% केसेस में तो आपको ग्लोबल ही लगाना है। तो दूसरी भाषा भी है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन एनसीएफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पूछा है आपसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार। अब क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेट होता है, इसलिए आपसे हिंदी के पेपर में इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि वही इंग्लिश के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं हिंदी पेडागोजी में आजकल। तो अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, तो जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल समझते हैं आप? प्रशासनिक भाषा कह लीजिए आप। लेकिन अगर मैं कहूं आर्टिकल 3431 के तहत, ठीक, 1963 में 1963 में AOL आया था, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की बात हुई थी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी प्रशासनिक भाषा कह लीजिए आप, या शासकीय भाषा कह लीजिए। और अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं, तो इंग्लिश क्या है यहाँ पे? इसकी सहकारी है, यानी इसकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो सहयोगी प्रशासनिक भाषा या फिर सह प्रशासनिक भाषा है क्या? अंग्रेजी। और प्रशासनिक भाषा क्या है? हिंदी है। और ये बात कहां कही गई थी? 1963 के एसोसिएट ऑफिशियल, मैं भूल गई है जो एक्ट था, अभी बताया था ना आपको, ओला में, सॉरी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ओला में AOL कहा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ओला। ये वो कैब वाली ओला नहीं है, ये एक एक्ट था 1963 में आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। यानी जो प्रशासनिकीय जो भाषा की अगर हम बात करें, तो ये प्रॉपर एक एक्ट आया था जिसमें हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, AOL है जो मैं पहले लिख रही थी। तो ये सहयोगी प्रशासनिक भाषा हो जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक भाषा तो हिंदी है। और अगर हम बात करें, या राजभाषा आप कह सकते हो, बट अगर हम बात करते हैं किसकी? राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जाएंगे, राजभाषा है हिंदी, यानी प्रशासनिक भाषा भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है ना। हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से हम खुद, हमें भी दिक्कत होती है। रागिनी बिल्कुल सही बोल रहे हो, समायली, ओके, ठीक है, बात इतनी क्लियर है। चलिए, रागिनी तो अभी बैच में भी थे, याद है मुझे, आज आपके कई कमेंट पढ़े हैं। अकादमिक भाषा नहीं, एकेडमिक लैंग्वेज नहीं, इसको सहयोगी प्रशासनिक भाषा कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक भाषा या राजभाषा अगर होता तो हिंदी होती फिर उस केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। आज कम ही क्वेश्चन है, हम 4 क्वेश्चन और करेंगे। कार्य आधारित भाषा सीखने में क्या तात्पर्य है? कार्य आधारित मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT, ठीक है। फटाफट से जवाब देना है। कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है, यानी किसी काम का वो हिस्सा जो बच्चों को लैंग्वेज के अवसर दे रहा है। कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कम्युनिटी कर रही है किसी काम को। कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, यानी होमवर्क के रूप में, उसको हम कार्य आधारित भाषा सीखना कहते हैं। या फिर कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना होता है। फटाफट से बताइए कि यहां पे कार्य आधारित भाषा का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को जो अवसर दे, एग्जैक्टली कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है, कि भाई एक काम करो, एक रिपोर्ट लिख के लाना कल, या एक काम करो, एक पैम्फलेट बना के लाना, एक एडवर्टीजमेंट बना के लाना कल, है ना, या एक गूगल पे एक ब्लॉग लिख के लाना कल, मुझे दिखाना, और फिर कि कैसा लिखा है, अपने विचार लिख के लाना इस चीज पे। तो ये टास्क है, कार्य दिया गया है आपको। तो कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थी को भाषा के अवसर दे रहा है, जहां वो भाषा का इस्तेमाल करके कोई एक टास्क कंप्लीट कर सके, इसको अंग्रेजी में TBLT कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा। भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? रचनावाद समझते हैं आप, पियाजे, वाइगोस्की, जो बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे फोकस करेंगे। आपका जो NCF है वो भी रचनावाद पे बेस्ड है, क्योंकि ये टीचर को फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता कहता है, और बच्चा क्या है, सेंटर में है, ठीक। तो रचना या एक्टिव है बच्चा, तो रचनावाद किस पर केंद्रित होगा? जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा सक्रिय होगा, वही ऑप्शन सही है रचनावाद के केस में। तो शिक्षार्थियों को नवीन, या ज्यादातर पेडागोजी के 99% क्वेश्चन इस बात से सॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा कहां सक्रिय है, किस ऑप्शन में। तो शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, यानी वो नए ज्ञान को खोजें डिक्शनरी से, इधर से उधर से, तो रचनावाद पे आधारित है ये बात। हाँ भाई, बच्चा रचना कर रहा है। अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका निभाना, नकल करना रचनावाद में बिल्कुल भी नहीं आता, कि आप सिर्फ देख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो सेम चीज को, उसमें कुछ भी रचना नहीं हो रही। ये रटंत विद्या है जो चलती नहीं है। प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करना, अगेन रचनावाद याद करने पर, रट्टा लगवाने पर फोकस नहीं करता। कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर, शिक्षक की भूमिका अभी मैंने आपको बताई फैसिलिटेटर की है, सुविधा दाता की है,
टीचर है जहां बच्चे को समस्या है, उसको माहौल सेट करने के लिए, अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए, लेकिन कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, समृद्ध वातावरण या समृद्ध परिवेश देने के लिए है टीचर, ना कि मुख्य भूमिका शिक्षक की होगी। दोनों बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा होगा शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में मदद करने की, कि बच्चा एक्सप्लोर कर पाएगा, खोज कर पाएगा ज्ञान की, वो एक्टिव हो पाएगा, ज्ञान का सृजन करने में बच्चा स्वयं सक्षम है, यानी चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, ऐसा पियाजे कहते हैं जो रचनावादी हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्या कहता है, दो विद्यार्थी एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, यानी एक ही कोई मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल है, किसी ने कोई सेम मूवी देखी, मान लीजिए दो लोगों ने, दोनों अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे उसकी, दो लोगों ने सेम न्यूज पढ़ी, दो लोगों ने सेम इंटरव्यू देखा, दो लोगों ने सेम किताब पढ़ी, कोई चैप्टर पढ़ा सेम, है ना, लेकिन हो सकता है वो अलग अलग अपनी बात कहें, फिर भी इसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। उसने कहा मुझे तो बड़ा पसंद आया ये, कि उसने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया। किसी का भाषण देख लिया, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ लिया, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी भिन्न अर्थ निकाल रहे हैं, दो लोग सेम चीज को पढ़ करके अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, अपना अलग अलग, अगर उनसे समरी भी पूछोगे तो वो अलग ढंग से बताएंगे, अपना अर्थ बताएंगे, अपना अनुभव जोड़ करके उसमें। तो कौन सा आंसर सही है, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, जो कि सही है। यह संभव नहीं है, क्यों नहीं है भाई, संभव, बिल्कुल संभव है ना। मेरे एक्सपीरियंसेस अलग रहे होंगे लाइफ के, तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से, मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी एनालिसिस या मेरी कॉग्निटिव स्किल्स डिफरेंट हो सकती है किसी और से। तो यह संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही मीनिंग निकलेगा, कहानी है ना, सब्जेक्टिविटी है वहां। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने पाठ्य सामग्री को नहीं समझाया है। क्यों भाई, समझा भी दें टीचर तब भी, आपको वो मूवी याद होगी स्काई इज पिंक, प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की मूवी आई थी। स्काई इज पिंक में क्या होता है कि किसी बच्चे ने जो एक बच्चा है छोटा, मान लीजिए पढ़ने जाता है स्कूल में, केजी में, नर्सरी में, जिसमें भी, तो उसने ड्राइंग कराई गई उसको स्कूल में, और उसने बादल को नीला बनाने की जगह पे पिंक कलर का बना दिया। ठीक, और उसकी टीचर ने उसको अगले दिन कहा कि नहीं भाई, ये बादल जो है वो पिंक नहीं होते, स्काई पिंक नहीं होता, स्काई तो फलाने फलाने रंग का होता है, या ब्लू कलर का होता है, या व्हाइट होता है, वॉटेवर। तो उसकी मदर ने उसको कहा, उसने बताया जाकर के कि भाई जो है मेरी टीचर ने तो डांटा है मुझे, मम्मा मुझे तो स्काई पिंक ही पसंद है ना। तो उसकी मदर ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा स्काई पिंक हो सकता है ना। होता है ना, कुछ लोग वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको लगता है कि दुनिया नहीं यार, दुनिया तो बहुत अच्छी है, कोई कहेगा दुनिया बहुत बेकार है ना, कोई कुछ और कहेगा लाइफ ईजी है, किसी के लिए लग सकता है, किसी को, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है नहीं भाई ईजी तो नहीं है, वट एवर इट इज। तो मतलब क्या हुआ, हमारे सबके अर्थ निकालना जो है किसी एक चीज से अलग हो सकते हैं। तो ये बात संभव है, स्काई पिंक हो सकता है किसी के लिए, ठीक है ना। तो यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति का सीखना है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, विविध कारण, सबके लिए कारण भिन्न हो सकते हैं, अनुभव भिन्न हो सकते हैं, तो वो अलग तरीके से भी उनको प्रभावित भी करेंगे। यह संभव है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। नहीं, अर्थ तो हम सब निकालते ही हैं चीजों के। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, आज हमने क्वेश्चंस कम किए बट हम चर्चा अच्छे से कर पाए हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ऋतु कक्षा 8 अंग्रेजी भाषा की शिक्षक हैं, शिक्षिका हो सकता है लिखा हो पहले, तो ऋतु कक्षा 8 अंग्रेजी भाषा की शिक्षिका हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। कक्षा शिक्षण के दौरान कुछ विद्यार्थी जो प्राय पीछे रह जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो क्लासरूम डिस्कशन है उसमें ध्यान नहीं देते हैं। इस स्थिति में ऋतु को, जो कि एक टीचर हैं, उनको क्या करना चाहिए, सिंपली पूछा है हमसे, आपको फटाफट से बताना है। हाँ, क्लास का टाइम चेंज हो गया अनिका, मैं शुरुआत में बता भी रही हूँ, बहुत सालों बाद चेंज हुआ है ना। फटाफट से बताइए। अगर हम देखें यहाँ पे 7 बजे हो गया शाम को, 9 बजे की जगह, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए, बच्चे पीछे रह जा रहे हैं, क्या करें। विषय वस्तु की, आप एक टीचर हैं, विषय वस्तु की व्याख्या बंद करके विद्यार्थियों को टिप्पणियां लिखवाना शुरू कर दें कि भाई तुम ये पर्टिकुलर नोट्स लिख लो, इनको रट्टा लगा लो और पेपर में पास हो जाना, क्योंकि वो पीछे रह गए हैं बच्चे। ये एकदम खराब तरीका हो जाएगा। उन विद्यार्थियों को ध्यान न देने के लिए डांटें। डांटना आपको अलाउड ही नहीं है और ना आपको डांटना चाहिए, उससे कोई सुधरेगा नहीं। उन विद्यार्थियों को अनदेखा करके आगे बढ़ें, यानी इग्नोर ही कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। फोर्थ ऑप्शन है, उन विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें व चर्चा का भाग बनाएं और अपनी शिक्षण युक्ति में बदलाव करें, यानी अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा सा चेंज लाएं। उनसे क्वेश्चंस पूछें,
उनको इन्वॉल्व करें डिस्कशन में, वो ऐसा ना हो कि पीछे रह गए तो आप पीछे ही छोड़ दें उनको फिर। और दूसरा क्या होगा कि कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब हम इन्वॉल्व करेंगे उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लो, तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इन्वॉल्व होंगे चर्चा में। तो आपने थोड़ा सा अपने टीचिंग मेथड में चेंज किया और उनको इन्वॉल्व किया, इग्नोर नहीं कर सकते। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये आज के लिए आखिरी सवाल है ना। क्या कहता है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया, यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है ना। जब बच्चों को ग्रुप्स में कर दिया डिवाइड, हाथियों पे कहानी पढ़ने जाने वाले हैं, मतलब कहानी पढ़ी जाएगी हाथियों के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर, ठीक है। उस कहानी को पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा गया। कि प्रश्नोत्तरी आपको पता है पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है, जब आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं अपने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, आप पाठ योजना बनाते हैं, भर भर के पाठ योजना बनाते हैं सैकड़ों की संख्या में, ठीक। तो अब इस पाठ योजना में आपको पता है पहले आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, ठीक। उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो डायरेक्ट चैप्टर ना पढ़ा करके चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं कि अच्छा क्या आप सबने हाथी देखा है, अच्छा उसके कितने पैर होते हैं, फिर एक बच्चा कहेगा मैम 8 होते हैं, अच्छा चिंटू तुम बताओ, चिंटू बता रहा है नहीं 9 होते हैं, दूसरे ने बताया 4 होते हैं, व्हाटएवर। तो उसने, या किसी घूमने के चैप्टर के ऊपर, अभी तो हाथी की बात चल रही है तो कितने कान होते हैं, है ना, क्या होता है, कितना बड़ा होता है हाथी, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, पाठ को लेकर के रुचि जागृत हो रही है बच्चे में, इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हाथी के बारे में। ऐसे चैप्टर शुरू किया जाता है, जिन्होंने भी ट्रेनिंग प्रॉपर की है जाकर के, वो उनको ये बात पता होगी, ठीक है ना। जिन्होंने स्कूल के पीछे पढ़ाई की, आई मीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पीछे, उनको पता है, फिर वो तो सीधा पेपर वेपर वाली स्थिति रही होगी। ऐसे भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, क्या ही कर सकते हैं, ये सच्चाई है। फिर कोई बात नहीं, आप लोग सीटेट फिर अच्छे से पढ़ लेंगे इधर आके, और क्या करें। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, यानी जो टॉपिक है आपका, मान लीजिए हाथियों के ऊपर कहानी है, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा बच्चे का, अब उसकी रुचि जागृत होगी, उसका ध्यान आ जाएगा वहां पे, ठीक। तो सहपाठी पृष्ठपोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, यानी उसका क्रिटिक लिख रहे हैं, अभी पढ़ तो नहीं वो पहले, इतनी छोटी क्लास में जब आप हाथियों पे कहानी सुना रहे हैं, क्रिटिक लिखवा दो। उनकी स्मृति का परीक्षण करना, नहीं स्मृति का परीक्षण करना नहीं, उनको एक्टिव रखना, उनकी थिंकिंग पे हमें फोकस करना है, ना कि रट कितना लेते हैं वो। हंस रहे नीतीश, कह रहे हैं डायरेक्ट पेपर देने गए थे, हमें पता है, हाँ हमें पता है, ऐसे भी लोग हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सिस्टम की भी गलती है ना इसमें, लोगों की भी है, सिस्टम की भी है ना। कई लोग तो जॉब्स में हैं, वो बताते हैं अपनी कहानियां। चलो खैर, तो ये हुआ टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं हम, ठीक। तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। कल का जो पीडीएफ है और आज वाला, वो टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। 7 से 8 में हम लोग मिल रहे होंगे डेली, और ये रहा करियरविल का बैच। आप चाहें तो बिल्कुल खुशी खुशी एनरोल कर सकते हैं, वेबसाइट से एनरोल कीजिएगा, तभी आपको वो डिस्काउंट मिल पाएगा। अगर डायरेक्ट ऐप से करेंगे, रजिस्टर कर लीजिए ऐप पे और कोर्स खरीदिए वेबसाइट से, तभी जाकर के आपको ऑफ मिल पाएगा। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो बताइएगा, और होपफुली आज का जो डिस्कशन था वो फ्रूटफुल रहा, हमें समझ में ज़्यादा चीज़ें आई होंगी, और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस। मैम मैं अभी पेपर देने जाती हूँ, रागिनी कह रही है। रागिनी आपका कमेंट मुझे पता नहीं क्यों इतनी बार दिख रहा है, यहाँ लोग कह रहे होंगे मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, है ना। टाइम कब से चेंज हुआ है, कल से हुआ है जी, और पिछले 8-10 दिन से क्लास हुई नहीं थी, तो इस चक्कर में भी बहुत लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्लास होनी शुरू हो गई है, ठीक है ना। 12 आए हैं 15 में से 6 आए हैं किसी के, कोई बात नहीं, पढ़ के समझने में फोकस करनी है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएंगे। अभी तो ये सेकंड ही सेशन है हिंदी का, ठीक है ना। 2 महीने मुश्किल से बचे आपके पेपर में, अब रेगुलर हो जाइए, मैं भी रेगुलर हो गई हूँ, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय। सही टाइम है ये, बहुत बढ़िया। एक पोल भी हम आपको दे देंगे, और फिर आप बता दीजिए कि 7 बजे कि 9 बजे। अभी पोल में दिलवा देती हूँ, एक बार पोल में जवाब दे दो, फिर हम कल मिलेंगे, है ना। आज की क्लास थोड़ी छोटी ही है, फटाफट से बताओ कि 7 बजे अच्छा लग रहा है कि 9 बजे रखें क्लास जो है। हालांकि रखने हम 7 ही बजे वाले हैं, क्योंकि अभी ये टाइम मुझे भी सूट कर पा रहा है, थोड़ा समय लग रहा है इसको एडजस्ट करने में इसके साथ बस। बट ये है कि मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी इसमें। 7 बजे कह रहे हैं लोग, मतलब ठीक लग रहा है आपको 7 बजे, आप भी फ्री हो जाते हैं टाइमली, और फिर आप, क्योंकि कई लोगों को नेक्स्ट डे जाना होता है स्कूल। अब वो 9 बजे की क्लास अगर 15 मिनट लेट होती है, जैसे अगर 7 बजे की क्लास बाई चांस लेट होती भी है कुछ दिन, तो वो वैसा है कि वो फिर भी 8 बजे तक, 8:30 तक खत्म हो जाएगी। लेकिन 9 बजे की क्लास अगर 9:15 9:30 शुरू होती है, तो 10 बजे के बाद तो बहुत लोगों को समस्या हो जाती है, उनको अपने अपने काम करने होते हैं।
तो एटलीस्ट 7 बजे में फ़ायदा ये है, कई सारे बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, तभी चेंज किया। अदरवाइज़ 9 बजे का तो मुझे तो सालों साल की आदत थी। 7 बजे 84% लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग ज़्यादा, जितने लोग खुश हैं, देखो डेमोक्रेसी है, ज़्यादा लोग जिस चीज़ को वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कल मिलते हैं 7 बजे, कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे कल। टेक केयर, बाय।